हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू दी माय चैनल उमेश कुमार अपडेटिंग। आज अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 और उसके आगे देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं। तो डिवीजन एक्स एंड वाई आर टू डिविजन्स ऑफ जियोमी लिमिटेड which operates as profit centers. Division X makes and sells product X, and the budgeted income statement of Division X based on a sales volume of 30,000 units is given below. तो बेसिकली एक जियोमी लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें दो डिवीज़न है, एक्स एंड वाई। और जो डिवीज़न एक्स है वो एक्स बनाती है और बेचती भी है। इसके अलावा बजटेड इनकम भी दिया हुआ है, और जो एक्स का जो वॉल्यूम है जो बिकता है वो 30,000 यूनिट्स है। तो बजटेड इनकम का स्टेटमेंट नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एक्स का बजटेड इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें सेल्स रिवेन्यू दिया हुआ है, कंपोनेंट परचेज कॉस्ट दिया हुआ है, अदर वेरिएबल फिक्स्ड वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड मार्केटिंग ओवरहेड एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट में बच जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे सेल और सारे कॉस्ट है माइनस करके यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1665 रुपीज़ का है डिवीजन एक्स का। ठीक है, इसके नीचे रीड करते हैं। तो द मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स सजेस्ट दैट द सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय 9600 यूनिट्स if the selling price is reduced by 20 per unit from the present price of rupees 20 per unit, and that for additional volume no additional fixed cost will incur. तो जैसा कि अगर अपने देखते हैं तो 60,000 डिवाइड बाय यहाँ पे 200 करते हैं तो रुपीज़ इन थाउजेंड था, इंटू 1000 करते हैं, यानी कि 30,000 यूनिट जो है डिवीजन एक्स का बिक रहा था पहले से। लेकिन इसमें क्या है, नया जो मैनेजर है वो सजेस्ट करता है कि अगर आप 200 से घटा करके 180 में अगर आप सेल करते हो ना, तो एडिशनल 9006 यूनिट आप और बेच सकते हो। यानी कि पहले अगर 30,000 यूनिट आप बेच पा रहे थे, तो आप प्लस 30,000 प्लस 9600 यानी कि 39,600 यूनिट आप बेच पाओगे 180 पे। ठीक है, बस इतना यही था। और जो एडिशनल यूनिट बनेगा उस पर कोई भी एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो लगेगा प्रोडक्ट को बनाने में वो लगेगा। डिवीजन वाई मेक्स ए कंपोनेंट वाई विच सोल्ड आउटसाइड एट ए प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट। तो डिवीजन वाई कंपोनेंट वाई बनाती है और वो बाजार में 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचती है। इसके नीचे डिवीजन एक्स प्रेजेंटली यूजेज ए कंपोनेंट विच इज परचेज फ्रॉम आउटसाइड एट ₹35 पर यूनिट। दिस कंपोनेंट इज सिमिलर टू कंपोनेंट मेड बाय डिवीजन वाई, और डिवीजन वाई कैन मेक this component for division X with minor modification in specification which would cause reduction in direct material cost of division Y by rupees 1.5 per unit and would require extra labor or of 1 per unit at the rate of rupees 1.5 per hour। तो बेसिकली इसमें बोलना चाह रहा है कि जो डिवीजन एक्स बनता है उसमें वाई का रिक्वायरमेंट होता है एज ए कंपोनेंट। ठीक है, और जो डिवीजन एक्स है वो बाहर से जो कंपोनेंट है वो खरीद रहा था 35 पर यूनिट करके। ठीक है, अब डिवीजन वाई एक है कि कंपोनेंट और डिवीजन वाई जो है ना, कंपोनेंट वाई को माइनर मॉडिफिकेशन करके एक्स डिवीजन में जो यूज़ होगा कंपोनेंट वो उसको भेज सकती है। ठीक है, और वो भेजेगी तो उसमें क्या है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो 1.5 से रुपीज़ 1.5 से कम हो जाएगा, लेकिन लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा 1.5 से। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया हुआ फर्दर द डिवीजन वाई विल नॉट इनकर वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट on unit transferred to division X manager has offered to buy component from division Y at rupees 25 per unit. Division Y has the capacity to produce 85,000 units। तो इस पैरा में ये बोलना चाह रहा है कि जो डिवीजन Y है, अगर वो डिवीजन वाई जो है प्रोडक्ट कंपोनेंट वाई बनाता है, अगर वो डिवीजन एक्स को ट्रांसफ़र करता है तो उस पर कोई भी जो वेरिएबल सेलिंग प्राइस है मार्केटिंग का, यानी कि मार्केटिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जो डिवीजन एक्स का मैनेजर करता है वाई को कि आप कंपोनेंट वाई का मुझे आप दे दो, मैं उसके लिए आपको 25 रुपीज़ पर यूनिट दूंगा। ठीक है, और जो वाई का जो कैपेसिटी है, जो वाई पूरा डिवीजन कंपोनेंट वाई बना सकती है, वो कितना बना सकती है डिवीजन वाई, वो 85,000 यूनिट का बना सकती है। तो बस इतना चीज़ क्लियर होगी। अब नीचे अपने देखते हैं
द करंट बजटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डिवीजन वाई आर एज फॉलोज। तो डिवीजन वाई का जो बजटेड इंफॉर्मेशन है करंट में वो नीचे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउटसाइड 60,000 यूनिट्स एट ₹50 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर ₹15 पर यूनिट। वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट ₹3 पर यूनिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 लाख एंड फिक्स्ड ओवरहेड 7,20,000। तो इसमें वाई का डेटा दिया हुआ है जिसमें 60,000 बाहर में बिक पा रहा था, यानी कि वाई का जो स्पेयर कैपेसिटी कितना है, क्योंकि वाई का जो कैपेसिटी था टोटल 85,000 था, माइनस कर देंगे 60,000 जो बाहर में बेच पा रहे थे, यानी कि 25,000 अपने स्पेयर कैपेसिटी वाई का है। तो अगर वाई अपने यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर वाई का जो 25,000 यूनिट है, अगर हम डिवीजन एक्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट पे कर सकते हैं। लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा जितना भी ज़्यादा करेगा डिवीज़न वाई ट्रांसफ़र डिवीज़न एक्स को, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा जो मार्केट में नहीं सेल करने की वजह से वो भी चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और ये मार्केटिंग वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट ₹3 पर यूनिट है, तो ये इनकर नहीं होगा जब अपने ट्रांसफ़र करेंगे डिवीज़न एक्स को। तो ठीक है, और इसके बाद अपना जो एडवाइस करना है, अपना जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का एक्चुअली वो एडवाइस करना है। तो पहला क्या है कि शुड द डिवीजन एक्स रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय ₹20 पर यूनिट इवन इफ इट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस ए कंपोनेंट फ्रॉम डिवीजन वाई एट ₹25 पर यूनिट। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि डिवीज़न एक्स को घटाना चाहिए सेलिंग प्राइस, यानी कि जो 200 था उसको 180 पे करना चाहिए। यदि वो डिवीज़न वाई से 25 में नहीं मिल पाता है वो कंपोनेंट, तो यानी कि अगर 25 पे नहीं मिलेगा तो वो कंपोनेंट कितना मिलेगा भाई, वो 35 में तो मार्केट से लेना पड़ेगा। तो अपने को इसको देखना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि अपने को 180, अगर 180 में हम लोग सेल करते हैं तो प्रॉफिट अगर आएगा ऑब्वियस सी बात है अपने फिर बाहर से भी खरीद के अपने बेच देंगे मार्केट में। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन 1 देखें, शुड द डिवीजन एक्स रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय ₹20 पर यूनिट, 20 पर यूनिट घटाना चाहिए। तो इसको तो अपने कंपेयर करके देखेंगे। अगर प्रॉफिट है, इंक्रीमेंटल जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा इंक्रीमेंटल कॉस्ट से, तो ऑब्वियस सी बात है अपने बेचेंगे और बाहर से मंगवाएंगे भी 35 में कंपोनेंट को एक्स के लिए। तो इंक्रीमेंटल रिवेन्यू क्योंकि अपने जो बेच रहे थे एक्स्ट्रा, वो कितना बेच रहे थे एक्स का, अपने 30,000 तो बेच ही रहे थे, एक्स्ट्रा जो है वो 9600 बेच पा रहे थे। अगर 80 रुपीज़ कम कर रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,600 इंटू 180 था, जो पहले 200 था वो 180 हो गया। तो इंक्रीमेंटल रिवेन्यू टोटल एडिशनल रिवेन्यू कितना हो जाएगा, 9,600 इंटू 180 यानी कि 17,28,000। इसके बाद लॉस भी तो होगा अपने को, तो ग्रॉस लॉस कितना हो जाएगा। तो अपने जो है 30,000 जो पहले था वो तो अपने 200 पे बेच पा रहे थे, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हमको तो ओवरऑल जो यूनिट्स है उसको 180 पे ही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ रिवेन्यू वो कितना होगा, 20 पर यूनिट इंटू 30,000 यूनिट्स के लिए, तो 20 इंटू 30,000 यानी कि 6 लाख। तो ये 6 लाख मेरा माइनस हो जाएगा, लॉस ऑफ रिवेन्यू हो जाएगा, यानी कि 17,28,000 माइनस 6 लाख 11,25,000। अब अपने को इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखना है भाई। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट वाई से तो मिल नहीं रहा है, तो कंपोनेंट तो मुझे मार्केट से ही खरीदना पड़ रहा है 35 पे। तो 9600 यूनिट अपने एडिशनल था, उसको 35 पे खरीद रहे थे कंपोनेंट, यानी कि 3,36,000 का जो कंपोनेंट परचेज कॉस्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है 1680 इंटू 1000 रुपीज़ इन 1000 था, डिवाइड बाय ये कितना यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 30,000 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, डिवाइड बाय 30,000। ठीक है, अब यानी कि 56 रुपीज़ पर यूनिट आ गया, 56 और यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितना था अपने जो एडिशनल सेल कर रहे थे 9600 इंटू 9600 यानी कि 5,37,600। तो ये मेरा आ गया अदर वेरिएबल। सेम वे अपने वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट भी अपने कैलकुलेट कर लेंगे कि जितना लगा है 30,000 यूनिट को बनाने में, यानी कि 2,70,000 लगा था। ऊपर आप देख सकते हैं
2,70,000 डिवाइड बाई 30,000 यूनिट्स, तो एक यूनिट का कॉस्ट आ गया। अब एक यूनिट का कॉस्ट आ गया तो अपने टोटल एडिशनल यूनिट कितना था, तो 9600 इंटू कर देंगे तो वो मेरा 86,400। तो मेरा जो है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मेरा ज़्यादा है तो मेरा सेविंग हो जाएगा 1,68,000 का। तो एडवाइस क्या किया कि अबव द इंक्रीमेंटल एनालिसिस क्लियरली इंडिकेट्स that the reduction of selling price by ₹20 per unit shall be accepted as it increases the profit of concern by 1,68,000। ऑब्वियस सी बात है, जब मेरा प्रॉफिट सरप्लस आ जा रहा है अपने को एडिशनल सेल करके तो क्यों ना करे भाई, तो अपने को यहाँ पे सेल करना चाहिए 180 में, ठीक है। अब अपने सेकंड का जो एडवाइस करना है वो क्या करना है वो देखते हैं। शुड डिवीजन वाई बी विलिंग टू सप्लाई 39,600 यूनिट्स टू डिवीजन एक्स एट ए ₹25 पर यूनिट। तो यहाँ पे बोला है कि डिवीज़न वाई को सप्लाई करना चाहिए जो टोटल यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है एक्स को बनाने के लिए डिवीज़न एक्स में, उसके लिए 39,600 कंपोनेंट वाई को ट्रांसफ़र करना चाहिए 25 पे। तो आइए देख लेते हैं करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे अपने देखेंगे तो शुड द डिवीज़न वाई बी विलिंग टू सप्लाई 39,600 यूनिट टू डिवीज़न एक्स। तो अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि वाई का जो स्पेयर कैपेसिटी है ओनली 25,000 था, जो एडिशनल टोटल, लेकिन एक्स को चाहिए कितना, एक्स में कंपोनेंट कितना चाहिए 39,600 माइनस स्पेयर कैपेसिटी था वाई का 25,000, यानी कि 14,600 यूनिट ऐसा था जो वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं, प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट बाय नॉट सेलिंग इन द मार्केट, वो वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो मिनिमम एवरेज ट्रांसफर प्राइस 39,600 का कितना आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा ही, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा पर यूनिट 14,600 यूनिट के लिए जो मार्केट में अपने आप सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 14,600 अपने डिवीज़न एक्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो अपने जो सेलिंग प्राइस था अपने यहाँ पे देखे थे कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे अगर लास्ट वाले पैरा में देखें तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस वाई का 50 रुपीज़ था, माइनस लेबर कॉस्ट था 15 का, मटेरियल लेबर कॉस्ट 15 का था, माइनस वेरिएबल मार्केटिंग, यानी कि 15 माइनस 3 करते हैं तो मेरा 32 रुपीज़ का आ गया। तो 32 रुपीज़ करके यहाँ पे टोटल अपने को ट्रांसफ़र कितना करना है, टोटल ट्रांसफ़र करना है जिसपे मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं वो कितना, यानी कि इंटू 14,600, और ये टोटल रिप्रेजेंट कितना को करेगा 39,600 को, यानी कि एक यूनिट का जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर कंट्रीब्यूशन लॉस होगा मार्केट में नहीं सेल करने की वजह से, वो हो जाएगा 11.80, ठीक है। तो वो मेरा 11.80 आ जाएगा, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस आ गया 11.80, और जो वेरिएबल कॉस्ट था वो तो आ गया ना 15 रुपीज़ का, और इसके बाद कंट्रीब्यूशन का जो लॉस है 11.80, यानी कि जो ट्रांसफर प्राइस होगा वो 26.8 होगा ओवरऑल यूनिट के लिए, तो 26.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने वो बोला था ना कि 25,000 ही सरप्लस है, इसके अलावा जो एडिशनल 14,600 है उस पर क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला यानी कि कंट्रीब्यूशन लॉस वाला चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ट्रांसफ़र करें 14,600 डिवीज़न एक्स में वो तो आप बाज़ार में नहीं बेच पा रहे हैं ना एज ए डिवीज़न वाई। अगर आप डिवीज़न वाई हैं तो बाज़ार में तो आप नहीं बेच पा रहे, तो आप बाज़ार में नहीं बेच पा रहे तो उस पर तो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है ना भाई, तो उतना तो आप लोगे ना, तो वही चीज़ हो गया। तो मैंने वो ले लिया, तो मार्केट प्राइस पर कंपोनेंट 35 था, ठीक है। कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो मार्केट प्राइस पर कंपोनेंट 35 था जो हम बाहर से खरीद रहे थे कंपोनेंट वाई का, और जो ट्रांसफ़र प्राइस में अभी अपने कैलकुलेट किया था 26.80। तो सेविंग पर कंपोनेंट अगर हम लोग इंटरनल लेते हैं तो कितना हो जा रहा है 8.2, यानी कि टोटल यूनिट 39,600, यानी कि टोटल सेविंग मेरा 8.2 एक यूनिट पे, और टोटल यूनिट है मेरा 39,600, यानी कि 3,24,720। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप इंटरनल ही लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ डिवीज़न वाई टू ट्रांसफर 39,600 टू डिवीज़न एक्स एट ए प्राइस बिलो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ऑब्वियस सी बात है कि उससे कम में अपने जो है एज ए, अगर हम डिवीजन वाई है तो डिवीजन एक्स को जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अपने सेट किया है 26.8, उससे नीचे में नहीं देंगे। अगर देते हैं तो डिवीजन वाई का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो however from the concerns perspective, the internal transfer between divisions is beneficial as each unit to be transferred is offering a saving of rupees 8.2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रांसफर कर देते हो इस पे भी, तो इसमें भी सेविंग कंपनी कमा रही है। तो ठीक है, तो बस अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 26.80 से कम पे नहीं ट्रांसफर करेंगे, बीइंग ए डिवीजन वाई। अब अपने क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। ए कंपनी हैज टू डिवीजन, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए हैज ए बजट ऑफ सेलिंग 2 lakhs number of particular component X to fetch a return of 20% on average asset employed. The following particular of division A are also known। तो इसमें एक कंपनी है जिसका दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी है, जिसमें डिवीजन ए जो है कि सेल करता है 2 लाख यूनिट कंपोनेंट एक्स का, ठीक है, टू फेच रिटर्न कमाने के लिए 20% ऑन एवरेज सेलिंग एवरेज एसेट एम्प्लॉयड। और उसके अलावा जो डिवीजन ए का इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दिया हुआ है। उसमें क्या है कि फिक्स्ड ओवरहेड, डिवीजन ए को बनाने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड लगता है, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे 1 रुपये का लगता है। इसके अलावा जो एवरेज एसेट का जो वैल्यू है वो सन्डी डेटेड 2 lakhs का है, इन्वेंट्री 5 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का है, यानी कि टोटल 12 लाख का जो एवरेज एसेट एम्प्लॉयड है। तो इसका जो 20% है उसको रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। हाउएवर देयर इज ए कॉन्स्ट्रेंट इन मार्केटिंग एंड ओनली 1,50,000 ऑफ कंपोनेंट एक्स कैन बी डायरेक्टली सोल्ड टू द मार्केट एज अ प्रोपोज्ड प्राइस। जो ऊपर 2 लाख यूनिट था उसमें हम बाजार में जो बेच पाएंगे ओनली 1,50,000 यूनिट ही बेच पाएंगे उस प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद अपने नीचे देखते हैं तो इट हैज़ बीन गैदर्ड दैट द बैलेंस 50,000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स कैन बी टेकन बाय डिवीजन बी एंड डिवीजन ए वांट्स टू प्राइस ₹4 per unit, but डिवीजन बी इज प्रिपेयर्ड टू पे ₹2 per unit ऑफ एक्स। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है जो नेक्स्ट जो बैलेंसिंग जो बाहर में बिक नहीं पा रहा है डिवीजन एक्स का जो कंपोनेंट है 50,000, वो डिवीजन एक्स बोलता है कि मैं तुमको दे दूंगा, मतलब दूसरे वाले डिपार्टमेंट को कि 4 में, लेकिन दूसरा वाला डिपार्टमेंट क्या बोलता है, मैं 4 में नहीं लूँगा, मैं ₹2 में लूँगा, ठीक है। तो और अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल कॉस्ट तो डिवीजन एक्स का 1 ही लग रहा है और वो 2 में ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे तो ज़्यादा सही है, ऐसा पढ़ के लगा। Division A has another option in hand, which is to produce only 1,50,000 units of component X. This will reduce the holding of asset by ₹2 lakhs and fixed overhead by ₹25,000। तो A के पास एक और भी ऑप्शन है कि वो 2 लाख ना बना करके 1,50,000 ही बनाए, और 1,50,000 ही बनाता है तो जो एसेट का जो होल्डिंग है वो घट जाएगा 2,000 से, यानी कि 10 लाख हो जाएगा, और जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो भी 25,000 से घट जाएगा, यानी कि 4,75,000 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को एडवाइस करना है कि एडवाइस द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डिवीजन ए। तो डिवीजन ए के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ क्या बोलते हैं एक्शन है। ऑप्शन 1 में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ऑप्शन 2 में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो तो बेस्ट ऑप्शन होगा ना। तो अब अपने देख लेते हैं, सबसे पहले वर्किंग में देखते हैं। तो प्रॉफिट जैसे मैंने बोला था कि जो एवरेज एसेट है उसका 20% जो है वो प्रॉफिट आ जाता है। तो जो प्रॉफिट एवरेज एसेट था 12 लाख का इंटू 20% ये प्रॉफिट आ गया। अब डिज़ायर रेवेन्यू में अपने जो रेवेन्यू उसमें क्या क्या कॉस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होता है, हर तरह का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला करके तो डिज़ायर रेवेन्यू आता है ना, यानी कि रेवेन्यू आता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट रहता है, वेरिएबल रहता है, प्लस प्रॉफिट रहता है, तो वो मेरा रेवेन्यू आ जाता है। तो अपने के जो टोटल सेल यूनिट करेंगे, जो टोटल 2 लाख यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स पे जो खर्चा हो रहा था, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे लग रहा था यहाँ पे 5 लाख का, इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के लिए 1 रुपया लग रहा था, यानी कि 5 लाख तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, प्लस 2 लाख यूनिट इंटू 1 यानी कि 2 लाख, प्लस प्रॉफिट 2,40,000 अपने पॉइंट नंबर 1 में जो कैलकुलेट किया, यानी कि टोटल जो डिज़ायर रेवेन्यू है
वो 9,40,000 का आएगा। ठीक है, जब मुझे टोटल रेवेन्यू ही पता चल गया और उसका पर यूनिट में मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर पर यूनिट हम लोग टोटल रेवेन्यू में डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट जितना भी है वो तो आ जाएगा ना मेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट नहीं निकालना है अपने को, नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है और यहाँ पे सेल्स का जो रिवेन्यू है वो भी दिया हुआ है। सेल्स रिवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे तो जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे वही आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरा डिजायर रिवेन्यू जो भी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 9,40,000 डिवाइड बाय 2 लैक्स यानी कि 4.7 एक यूनिट सेलिंग प्राइस कंपोनेंट एक्स का है पर यूनिट। ठीक है, अब अपने को एडवाइस करेंगे क्योंकि नीचे में दो ऑप्शन था मेरे पास। पहला था कि आप 50,000 1,50,000 2 लाख बनाओ और उसमें से 1,50,000 मार्केट में बेचो और 50,000 डिवीजन बी में ट्रांसफर करो, और दूसरा में था कि आप सिर्फ 1,50,000 ही बनाओ। तो अपने दोनों ऑप्शन में कंपेयर कर लेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अगर सेल्स रिवेन्यू करते हैं, सेल्स रिवेन्यू अपने कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, जो बाहर में बिक रहा है तो बाहर में बेचने की वजह से 1,50,000 इंटू 4.7 पे बेचेंगे तो 7,05,000 ऑप्शन 1 में भी और 2 में भी। ठीक है, अब अपना जो है क्योंकि डिवीजन बी बोल रहा है भाई हम जो तेरा कंपोनेंट एक्स है ना वो 2 से ज़्यादा में नहीं लेंगे, तो 2 से तो डिवीजन बी में अपने ट्रांसफर प्राइस कितना आ जाएगा, तो 50,000 यूनिट इंटू 2 यानी कि 1,00,000 रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़ का यहाँ पे जो है कंपोनेंट बी से चार्ज करेंगे ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 2 में बी से चार्ज ही नहीं करेंगे क्योंकि अपने तो 1,50,000 ही बना रहे थे और बाजार में बेच रहे थे। तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा मेरा इन दोनों को ऐड करके ऑप्शन 1 में 1,05,000 प्लस जो बी से चार्ज किए 1,00,000 वो 8,05,000 हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन 2 में जो है रेवेन्यू आ जाएगा 7,05,000 का। अब अपने को क्या है कि जो कॉस्ट इनकर हो गया, फिक्स कॉस्ट तो दोनों में लगेगा, लेकिन उसमें क्या था, बोला हुआ था कि अगर आप सिर्फ 1,50,000 यूनिट बनाते हो तो जो 25,000 है वो उतना से फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 में फिक्स कॉस्ट 5 लाख ही रहेगा लेकिन उसमें 25,000 से कम हो जाएगा, 4,75,000 आएगा। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड भी तो लगेगा ना भाई। वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपया लग रहा था 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो इसमें पहले वाले में ऑप्शन में तो 2 लाख यूनिट बना रहे तो 2 लाख और उसमें 1.5 लाख यूनिट बना रहे तो 1,50,000 आ गया। तो अब अपने को कैलकुलेट करना प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट कितना आ गया, सेल्स जो रिवेन्यू था उसमें जितना तरह का कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे मेरा प्रॉफिट। तो ऑप्शन 1 में जो प्रॉफिट आया 1,05,000 आया और ऑप्शन 2 में आया 80,000। अब अपने को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, उसके बेसिस पे अपने को जजमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो जो प्रॉफिट 1,05,000 कमाया ऑप्शन 1 में तो उसके लिए 12 लाख का एसेट का कैपिटल एम्प्लॉयड लग रहा था, ऑप्शन 2 में लग रहा था 80,000 कमाने के लिए 10,000 एसेट का। तो अपने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 में जो प्रॉफिट आया डिवाइड बाय, तो 1,05,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 यानी कि 8.75, वैसे ही उसका 8%। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे अपना एडवाइस कर देंगे, अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 इज ऑप्शन इन ऑप्शन 1 इज 8.75 which is more than the 8% which is in option 2, so the option 1 is better। अपने को ऐसे कंक्लूजन लिखना होगा एग्जाम में, अपने चाहेंगे एकदम बुक वाला लैंग्वेज लिख देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बस मैटर वही होना चाहिए। अब अपने देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। AB Cycles Limited has 2 divisions A and B which manufacture bicycle. Division A produce bicycle frame and Division B assemble the rest of bicycle on the frame. There is a market for sub-assembly and the final product. Each division has been treated as profit center. The transfer price has been set at the long run average market price. The following data अवेलेबल टू ईच डिवीजन आर एस बिलो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी एक्स साइकिल लिमिटेड कंपनी है जिसमें 2 डिवीज़न है, डिवीज़न ए और डिवीज़न बी। डिवीज़न ए है जो कि बनाती है और डिवीज़न बी है कि जो बना हुआ जो पार्ट्स है उसको असेंबल करती है। ठीक है, देयर इज़ ए मार्केट फॉर सब असेंबली, और सब असेंबली पार्ट का भी एक मार्केट है। फाइनल आप उसको सब असेंबली स्टेज में बेचो या फिर फाइनल करके बेचो, यानी कि कंप्लीट साइकिल बना के बेचो, दोनों ही है। तो इस डिवीज़न और दोनों प्रॉफिट कमाने वाले हैं
तो अपने को यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस सेट करना है लॉन्ग रन में, तो वो कैसे करेंगे, तो आइए नीचे देखते हैं। और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके बाद असेंबल कर रहे हैं, तो वो फाइनल जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है उसको आप 3000 पर यूनिट बेच सकते हो। इसके नीचे है लॉन्ग रन एवरेज मार्केट प्राइस सब असेंबली में अगर आप पूरा फाइनल मार्केट मतलब पूरा ही उसको रेडी नहीं करते हो, सब असेंबली के पॉइंट ऑफ टाइम में ही बेचते हो, तो उसको आप 2000 पर यूनिट में बेचोगे। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सब असेंबली इन डिवीजन बी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सब असेंबली पॉइंट में जो लगेगा, मतलब हाँ, जो आपको मैन्युफैक्चर करके दिया जाएगा और उसके बाद जो आप प्रोसेस करोगे उसमें 1500 का टाइम लगेगा। इसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ डिवीज़न ए का जो है 1200 रुपये का पर यूनिट लगेगा, ठीक है, वहाँ, और ऊपर वाले में 1500 पर यूनिट। तो अब अपना जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। इफ डिवीज़न एज मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1000 यूनिट्स पर मंथ एंड sales to the intermediate are now 800 units, so 200 unit be transferred to division B on long term average basis। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिवीज़न ये जो मैक्सिमम जो बनाएगी एक महीना में 1000 यूनिट बनाएगी, और जो मार्केट में सेल कर पाएगी वो 800, तो क्या 200 बी को ट्रांसफ़र करना चाहिए एवरेज प्राइस बेसिस पे। तो अपने को वो चीज़ यहाँ पे ऑप्शन, वो चीज़ अपने को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, पहला ऑप्शन कि आप असेंबली स्टेज में बेचो और दूसरा फाइनल स्टेज में बेचो। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन 1 में जाते हैं तो सेल एट द सब असेंबली स्टेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिवीज़न ए। तो अपने जो सब असेंबली स्टेज में बेचते थे एक यूनिट को, तो उसके लिए अपने को एक यूनिट के लिए कितना मिलता था, तो 2000 मिलता था। तो ये 2000 और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो था उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो डिवीज़न ए इनकर कर रहा था वो 1200 का था, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था 800 अगर बाहर में बेचते हैं तो वही अगर फाइनल स्टेज में बेचते तो तो यहाँ पे 3000 का एक यूनिट के लिए मिलता मुझे, लेकिन उसके लिए दो तरह का कॉस्ट लग रहा था। वो मेरा लग रहा था क्या कि 1500 प्लस 1200, और 1500 कौन सा था, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग सब असेंबली इन डिवीज़न ए, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन डिवीज़न बी था ऊपर और डिवीज़न ए था, यानी कि 1500 प्लस 1200 यानी कि 2700, ठीक है। फाइनल स्टेज तक बनाने के लिए जो होता है वो 2700 का खर्चा लग रहा था, यानी कि 300 प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो अपने को क्या है कि तो अपने यहाँ पे कंक्लूजन देख लेते हैं। therefore it is profitable to sell at sub assembly stage because higher contribution provided there in the market। तो ऐसा करो ना कि 800 जो यूनिट आप मार्केट में बेच पा रहे हो उसको बेच दो, क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट से आपको 800 मिल रहा है, बाद बाकी बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर दो फाइनल स्टेज के लिए। तो वो था। अब अपने को सेकंड, व्हाट वुड बी द ट्रांसफर प्राइस इफ मैनेजर ऑफ डिवीजन बी शुड बी केप्ट मोटिवेटेड। ट्रांसफर प्राइस क्या कितना होगा कि अगर मैनेजर बी को मोटिवेटेड रखना है तो क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अगर बी के बारे में बात करें तो बी अगर जो बेच पाता वो 3000 पर यूनिट अपना बेच पा रहा था। अपने यहाँ पे देख लेते हैं कि डिवीजन बी रिसीव सब असेंबली एट ए मार्केट प्राइस ऑफ 20 प्लस इट्स ओन इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1500 will give total cost 3500, thereby yielding a loss of 500 per unit, whereas the company makes profit 300 per unit। हाँ, तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर बी अगर लेता है ए से, तो ए से लेगा तो उसको बी का जो कॉस्ट है वो 2000 लगेगा, इसके अलावा बी का खुद का जो खर्चा है बनाने में उसके आगे वो 1500 लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 सब असेंबली इन डिवीज़न बी लग रहा है 1500, यानी कि 2000 प्लस 1500 3500 का मशीन, मतलब 3500 आपका पूरा खर्चा पड़ेगा एक यूनिट बनाने में। आप 3000 में बेचोगे तो यहाँ पे 500 का तो आपको लॉस हो जा रहा है। तो बी को क्या लालच दिया जाए कि वो मोटिवेटेड रहेगा। तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आएगा ना भाई, आधा आप दे दो डिवीज़न ए को, आधा बी को, उसमें भी प्रॉफिट में भी आप उसको ना इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पे जो है कि टोटल लॉस तो आ रहा था 500 और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 300 आ रहा था। 300 कैसे आ रहा था,
कंपनी का जो आपने कैलकुलेट किए थे कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद बिकता था वो 3,000 में, प्लस टोटल कॉस्ट लग रहा था 2,700, यानी कि 2,700 टोटल कंट्रीब्यूशन था कंपनी का 300। तो 300 में अगर आप प्रॉफिट दे देते हो 50%, बी को थोड़ा सा स्टिल मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, वही चीज़ बोला हुआ है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या है, इफ आउटसाइड मार्केट इंक्रीजेस टू 1,000 यूनिट्स सो डिवीजन ए कंटिन्यू टू ट्रांसफर, नहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन बी को ट्रांसफर करके बहुत कम है, इसलिए हम पूरा का पूरा बाहर में ही बेचेंगे। ठीक है, वो था। अब अपने जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके आगे जितने भी सम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतने ही। थैंक यू वेरी मच।